कुछ अन्य प्रदूषकों में जैसे कि एरोसोल। एरोसोल की साइज को देखें तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक के सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं। एरोसोल के बड़े कणों को धूल के कण कहा जा सकता है। इनका उत्सर्जन कारखानों, विद्युत घरों अर्थात स्वचालित वाहनों, कृषि कार्यों से हो सकता है। ये कोलोइडी कण होते हैं जो कि वातावरणीय गैसों में फैला होता है। एरोसोल कण खतरनाक रेडिएशन को ग्रहण करते हैं, अर्थात एक तरह से इंद्रधनुष के तौर पर देखा जा सकता है। स्कैटरिंग प्रभाव शो करते हैं जो कि विभिन्न विभिन्न ऊर्जाओं की तरंगदैर्घ्य अर्थात प्रकाशीय तरंगदैर्घ्य उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा ये अन्य प्रदूषकों की गिनती में आता है। फोटोकेमिकल स्मोक जिसे कहते हैं, ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा शब्द फोग और स्मोक से मिलकर बना होता है। ये धुएं के बादल होते हैं अर्थात धूल के बादल होते हैं। जब समताप मंडल में ओजोन क्षोभ मंडल में आती है तो वो धूल के कणों का अर्थात धूम कोहरे का ही काम करती है। फ्लाई ऐश ये सूक्ष्म पार्टिकल्स पाउडर फॉर्म में होता है। ये किससे बना होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जिसे कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO आदि से मिलकर बना होता है। हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले कारकों में से सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुएं भी इनमें मिली होती है। ये सभी माइक्रो पार्टिकल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी रखते हैं अर्थात आयनन प्रभाव शो करते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके या फिर आयनीकृत करके इन्हें अवक्षेपित किया जा सकता है। ये पाउडर पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है जिससे प्रकाश संश्लेषण अर्थात O2CO2 का कन्वर्जन रुक सकता है। इनके अलावा हमारे श्वसन संबंधी रोग निरोग भी हो सकते हैं। इन्हीं सब वजह को देखते हुए वर्तमान समय में फ्लाई ऐश की ईंटें बनाई जाती है जो कि हल्की होती है और सीमेंट की अपेक्षा अधिक मजबूत भी होती है। और अगर खेतों में छिड़का जाए इन्हें पाउडर फॉर्म में तो जल ग्रहण की क्षमता भी अधिक होती है। निलंबित कणकीय पदार्थ अर्थात सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। कणकीय पदार्थ में ठोस और निम्न दाब वाले द्रव कण आते हैं जिनका आकार 0.01 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इनका उद्गम स्थल औद्योगिक धूल के कण, ज्वालामुखी कण, सल्फेट, कार्बन कण और बहुनाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो कण 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के होते हैं इन्हें PM10 कहा जाता है और 2.5 माइक्रोमीटर से कम आकार के होते हैं उन्हें PM2.5 कहते हैं। अत्यधिक छोटे आकार के कण सांस द्वारा फेफड़ों में गहराई तक चले जाते हैं अर्थात परेशानियां खड़ी कर सकते हैं वो। अन्य प्रदूषकों में घरेलू वायु प्रदूषण आम सा लगता है। ये ग्रामीण इलाकों में लकड़ी अर्थात चारकोल, गोबर से इत्यादि से होता है। घरेलू वायु प्रदूषक के स्रोतों की बात करें तो यह वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ जो कि परफ्यूम, स्प्रे, फर्नीचर, पॉलिश इत्यादि से हो सकता है। इसके अलावा तंबाकू, जैविक प्रदूषक, रेडोन और फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड यह कॉर्पेट, तापरोधक, फोम आदि से उत्पन्न होता है। वायु प्रदूषण के प्रभावों को देखें तो यह मानव पर काफी हानिकारक प्रभाव दिखाते हैं जैसे कि चर्म रोग, एलर्जी, श्वास संबंधी अनिद्रा, थकावट, सिरदर्द, TB, ब्रोंकाइटिस अन्य प्रकार के रोगों को विकसित कर सकते हैं। वनस्पतियों पर देखें तो यह पत्तियों पर जमा होने के कारण O2CO2 का कन्वर्जन, जाइलम फ्लोएम द्वारा भोजन का निर्माण में हस्तक्षेप अर्थात रुकावट पैदा कर सकता है। यह अम्ल वर्षा और ओजोन को भी प्रभावित कर सकता है। अम्ल वर्षा में NO2, CO2, SO2, ओजोन में क्लोरीनेटेड और फ्लोरिनेटेड गैसें हस्तक्षेप करती है। पर्यावरण पर प्रभाव और जलवायु और मौसम पर भी जलवायु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। माइक्रो पार्टिकल्स अथवा डस्ट पार्टिकल से होने वाले रोगों की बात करें तो कपास द्वारा होने वाला रोग है बिसिनोसिस। गन्ने की धूल से होने वाला रोग है बेगासोसिस। अनाज की धूल से होने वाला रोग है कृषक फुफ्फुस अर्थात यह श्वसन संबंधी क्रियाओं से संबंधित है। सिलिका से सिलिकोसिस और कोयले के कण जिसमें फेफड़े काले पड़ जाते हैं इसको बोलते हैं एंथ्रोकोसिस रोग। वायु प्रदूषण की रोकथाम के एवं उपाय। वाहनों द्वारा उत्सर्जन को नियंत्रण किया जा सकता है जैसे कि ओड इवन फॉर्मूला जो कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाया गया था और NOx जो कंपोनेंट है वह डीजल वाहनों से उत्सर्जित होते हैं तो BS6 इंजन द्वारा रिप्लेसमेंट किया गया BS4 इंजनों को। यह प्रक्रिया 2017 में स्टार्ट हुई थी और 2018 तक नियम सीधे BS6 में लागू कर दिए गए थे और 1 अप्रैल 2020 से संपूर्ण देश में BS6 लागू हो गया था। और इसके अलावा NGT अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सभी वाणिज्यिक वाहनों अर्थात व्यापारिक वाहनों जैसे कि ट्रक दिल्ली में प्रवेश पर पर्यावरण लेवी कर दिया गया अर्थात लगाया गया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2000 सीसी से ऊपर के डीजल इंजन
लग्जरी एसयूवी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया, अर्थात प्रतिबंध लगा दिया गया था। कुछ और उपायों को देखें तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP जिसे कहते हैं, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण हितैषी एवं उच्च क्षमता वाले हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना था, जिसे वर्ष 2020 तक 1.5% CO2 उत्सर्जन में कमी की जा सके। इसके अलावा नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी NUTP, जिसे शहरी क्षेत्रों में पब्लिक परिवहन का अधिक प्रयोग करने के लिए इसकी योजना को 2006 में चलाया गया था तथा 2014 में इसकी पुनः समीक्षा की गई थी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सफर ऐप चलाया गया था, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा तैयार किया गया था। इनमें सरकार द्वारा चलाई गई पहलों की बात करें तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB जिसे कहते हैं, और तीसरा है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम, जिसमें 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, PM10 और PM2.5, ओजोन O3, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया NH3, बेंजीन C6H5, आर्सेनिक AS, निकल Ni, बेंजोएपायरीन। ये सभी प्रदूषक सन 2009 में संशोधित नक्श को नवंबर 2009 में संशोधित कर 12 प्रदूषकों को शामिल किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो कुछ समीक्षाओं की बात करते हैं, जैसे कि गंगा नदी घाटी में JLD की दिशा निर्देश 5 क्षेत्रों के लिए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD जिसे बोलते हैं कि कार्यान्वयन की तकनीकों आर्थिक संभाव्यता के संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए गए थे। और इसके अलावा भारत में वाहनों की जीवनावधि समाप्ति के अवसर पर उनके पर्यावरणीय ध्वनि प्रबंधन विकास का अध्ययन का कार्य शुरू किया गया, और यह जिले अर्थात शहरी नगर पालिकाओं नगर निगम को ठोस अपशिष्ट भूमि भराव स्थलों और गंध निगरानी प्रबंधन के दिशा निर्देश का कार्य दे सकता है। इसके अलावा यह 2003 में हुए जलवायु परिवर्तन प्रदूषण निवारक नियंत्रण संशोधन अधिनियम के तहत 1986 के अंतर्गत जो आते हैं विभिन्न प्रदूषणकारी तत्वों को निर्धारित मानकों के पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दून घाटी अधिसूचना 1989 के संदर्भ में ग्रहण किए गए, अर्थात कुछ लाल, नारंगी, हरित और श्वेत श्रेणियों में इन्हें विभक्त किया गया है। औद्योगिक सेक्टर जिनका प्रदूषण सूचकांक 60, जिनका योग अथवा 60 है, इससे ऊपर है तो लाल श्रेणी में आते हैं। औद्योगिक सेक्टर में अगर प्रदूषण सूचकांक 41 से 59 के मध्य है तो नारंगी रंग, और 21 से 40 के मध्य है तो हरा, और 20 से कम है तो श्वेत श्रेणी में आते हैं। इनके अलावा व्यापक पर्यावरणीय प्रदूषण सूचकांक CEPI जिसे 2009 और 10 में जारी किया गया था। इसके अलावा वायु और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1989, इसे बढ़ते औद्योगिकरण के कारण वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए इसे बनाया गया था। जल प्रदूषण, जल यह जैवमंडल में पोषक तत्वों के संचरण चक्रण में सहायक होता है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जल की तीव्रता अर्थात मांग में भी वृद्धि देखी जा रही है। जल प्रदूषण 2 भागों में देखा जा सकता है, निश्चित स्रोत, अनिश्चित स्रोत। निश्चित स्रोतों में नगर पालिका अर्थात घरेलू सीवेज और फैक्ट्रियों द्वारा बहिस्राव द्वारा होता है, और अनिश्चित में यह कृषि, धोबी घाट, खुले में शौच और पशुओं द्वारा आदि द्वारा देखा जा सकता है। जल प्रदूषकों में एक मुख्य कारक जो देखा जाता है वो तेल अधिप्लाव अर्थात ऑयल स्पिल। बड़े बड़े टैंकरों के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण तेल रिसाव के कारण यह मछलियों, प्लैंकटन और समुद्री जीवों की मृत्यु होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और प्रकाश के इनरता समुद्र के नीचे तल पर जाने में समस्या खड़ी करते हैं। और आंकड़ों की माने तो प्रत्येक वर्ष लगभग 10 करोड़ टन के अधिक तेल का परिवहन होता है, जिसके दौरान लगभग 6% तेल का रिसाव समुद्र में होता है, अर्थात दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 200 लाख गैलन तेल सागरीय जल को प्रदूषित करता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय तेल पाइपलाइन, जो पाइपलाइन एक देश से दूसरे देश में सागर के थ्रू फैली हुई है, वो भी इसमें शामिल है। तेल अधिप्लाव को रोका कैसे जाए, अर्थात इसके उपाय क्या है? तो पहला है रासायनिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा है जैविक और चौथा है यांत्रिक विधि। केमिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं रासायनिक विधि, यह डिटर्जेंट का प्रयोग कर तेल को बुलबुलों के माध्यम से वाष्पीकृत किया
जा सकता है। जलीय परितंत्र पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। और फिजिकली देखा जाए तो यह दहन प्रक्रिया द्वारा तेल को जलाकर 98% तेल को नदी प्लाव को हटाया जा सकता है, परंतु इससे कार्बन की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी। और इसके जलन की प्रक्रिया में भी लगभग 9 mm मोटाई की ही परत आवश्यक होनी चाहिए, अर्थात 9 mm की परत ही जल सकती है, इससे ज़्यादा परत नहीं जल सकती। जैविक विधि में टेरी द्वारा विकसित एक ऑयल जेपिंग तकनीक द्वारा, जैसे बायो रेमेडीज कहा जाता है, एक विधि है जो कि एक बैक्टीरिया है जो ऑयल को डिग्रेडेशन अर्थात खा जाता है, इसे जेपर तकनीक कहा जाता है। यह जैविक विधि में ही शामिल है। और यांत्रिक विधि को देखें, जो कि एक दीवार बना देता है, एक एरिया में ही सिमट कर रह जाता है, वो फैलता नहीं है। दूसरा है सोरबेंट्स, यह अवशोषण का तरीका है, तेल को अवशोषित कर लिया जाता है। स्कीमर, यह एक प्रकार की वैक्यूम क्लीनर के समान होता है जो कि तेल को खींचता है। पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण के प्रभावों की बात करें तो यह सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आर्थिक में यह स्वच्छ पानी के मूल्य की तुलना में प्रदूषित पानी को स्वच्छ करना थोड़ा महंगा पड़ता है। जल प्रदूषण से मछलियां और अन्य जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। इससे नकारात्मक पर्यटन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसमें सामाजिक तौर पर मानव स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो कि वायरस, जीवाणु, परजीवियों, कृमियों अर्थात वर्म्स जिसे कहते हैं, इस संक्रमण रोगों पीलिया, हैजा, टाइफाइड, अतिसार, हेपेटाइटिस, किडनियां खराब होना, लीवर पर अधिक जोर पड़ना मतलब लीवर खराब होना, हेपेटाइटिस जिसे कहते हैं। अर्थात लगभग 1956 में जापान में एक मिनाटा बीमारी मछलियों के सेवन से हुई थी, जो कि अपशिष्ट जल रहने वाली मछलियों के कारण हुई थी। और अपशिष्ट जल की जैसे मरकरी के साथ अभिक्रिया करके मिथाइल मरकरी, जो कि विषैला पदार्थ है, बनाता है, जिससे अंगों, होठ, जीभ और संवेदनशील शून्यता, बहरापन, आंखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। और कैडमियम द्वारा इटाई रोग होता है, जिससे हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। और यकृत और फेफड़ों पर कैंसर हो सकता है। और सीसा, जो कि लेड है, युक्त जल में एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव देखने को मिलता है। और एस्बेस्टोस के रेशे से युक्त जल का द्वारा एस्बेस्टोसिस, फेफड़ों के कैंसर के रूप में रोग देखा जाता है। इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, अर्थात जल प्रदूषण के नियंत्रण के कार्यक्रम, जो कि घरेलू सीवेज द्वारा रोका जा सकता है। औद्योगिक अपशिष्ट जल के नियंत्रण द्वारा कृषि अपशिष्टों अर्थात ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना, उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना। इसके अलावा भूमिगत जल को प्रदूषण होने से रोकना काफी आवश्यक है, क्योंकि इसमें अगर जैसे नाइट्रेट की मात्रा, जो कि वाहनों द्वारा उत्सर्जित होता है, नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा मिले तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे मिथिलोग्लोबिमिया कहा जाता है, नाइट्रेट हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, जिससे बेबी शरीर का ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। और अगर पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, जो कि चूरू में अभी हाल ही कुछ समय पहले देखा गया है कि लोगों की रीढ़ की हड्डी कुबड़ निकली हुई है, तो यह फ्लोराइड की अधिकता की वजह से होता है। और आर्सेनिक युक्त जल अर्थात आर्सेनिक की अशुद्धि की वजह से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग अर्थात वोम का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आर्सेनिक से डायरिया, हाइपरकेरोटिसिस, पेरिफेरल न्यूट्रिस और फेफड़ों और त्वचा जैसे कैंसर रोग हो सकता है। भारत सरकार द्वारा 1974 में संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत जल निकायों का संरक्षण अर्थात नदी नालों शुद्ध जल अलग रखना, पीने योग्य जल को अलग रखना और सीवेज सिस्टम को अलग रखना। पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय का कार्य केंद्र प्रायोजित स्कीम अर्थात राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP जिसे कहते हैं एवं जलीय परितंत्रों तंत्र संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना के तहत नदियों, झीलों और नम भूमियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और इसके अलावा गंगेटिक एक्शन प्लान अर्थात गंगा एक्शन प्लान, जो कि 1985 में गंगा एक्शन प्लान के तहत शुरुआत की गई थी। भारत में देखें तो लगभग 35% जनसंख्या गंगा के बेसिन में ही निवास करती है। GPA अर्थात गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट जो पॉलिसी थी वो 1986 से 1993 तक चला था। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना प्लान की गई, जिसे NRCP के नाम से भी जाना जाता है। यह 1995 में केंद्रीय
गंगा प्राधिकरण का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था, एनआरसीए कर दिया गया था। गंगा कार्य योजना का विलय एनआरसीपी के साथ कर दिया गया था और वर्तमान में लगभग 16 राज्यों में फैले 77 शहरों की 34 नदियों को प्रदूषित भाग में शामिल किया गया। 34 नदियों में देश भर की नदियां जैसे कि अड़ियार, व्यास, मोला मुठा, भद्रा, ब्रह्मणी, कावेरी, कुम, देविका, तटीय क्षेत्र और दिफू, धनश्री, घग्गर, गोदावरी, नबुल, कृष्णा, महानदी, मांडवी, मिधोला, वेनगंगा, वेन्नार, वेगई, ताम्रपर्णी, तुंगभद्रा, तुंगा, तापी, स्वर्णरेखा, सतलज, साबरमती, रानी, चुई, पंच गंगा, पंबा, पेन्नार, नर्मदा, मूसी शामिल है। जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ के जल की गुणवत्ता के परीक्षोपरांत जल को 5 श्रेणियों में विभक्त किया गया अर्थात बांटा गया था, जिनमें वर्ग ए यह पीने योग्य उपयुक्त जल है, वर्ग बी में स्नान और तैराकी मनोरंजन के लिए उपयुक्त है, वर्ग सी में पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य अर्थात उपचार किया जाए, फिल्टर किया जाए, वर्ग डी में वन्यजीव और मछलियों के लिए उपयुक्त माना गया है, वर्ग ई में सिंचाई, औद्योगिक शीतलन और अपशिष्ट निपटान हेतु उपयुक्त माना गया है। ये 5 भागों में बांटा गया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना अर्थात एनपीसीए जिसे कहा जाता है, राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम, और दूसरा है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, जो कि सरकार द्वारा 70-30 और 90-10 जो पूर्वी उत्तर राज्य क्षेत्र और यूनियन टेरिटरीज के लिए, और 70-30 इनका बजट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुरूप है। और इनके अलावा जल प्रदूषण नियंत्रण रोकथाम अधिनियम 1974 की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये लोकल एरियाज में जैसे कि सीवेज सिस्टम, जल प्रदूषण रोकने के अनुसंधान सुनिश्चित करना, विशेषज्ञों और ट्रेनिंग केंद्रीय बोर्डों की सहायता करना अर्थात जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना इसके कार्य है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अर्थात जो एनओसी जारी करता है, यह राज्यों की जवाबदेहिता और अव्यवस्था को न बढ़ने देना, व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। और इसी प्रकार नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में फिर से स्टार्ट किया गया, जो कि नमामि गंगे एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत 20,000 करोड़ आवंटित किए गए थे। इस कार्यक्रम में सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को नियंत्रण करना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना, जैव विविधता का विकास करना, वनीकरण, जागरूकता और गंगा ग्राम योजना, नदी सतह की सफाई और औद्योगिक प्रवाह निगरानी कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए। समुद्री पर्यावरण अर्थात समुद्री प्रदूषण की बात करें, मरीन पोल्यूशन की बात करें, तो समुद्री परिवहन इसमें 10% का हिस्सा रखते हैं, वायु प्रदूषण 20% और सीवेज सिस्टम जो मानवीय कारक है ये 30% का रखता है। और फार्म रनआउट अर्थात जैसे उर्वरकों की वजह से लगभग 20% मरीन पोल्यूशन होते हैं और कंपोस्ट वगैरह की वजह से 5%, अब तटीय क्षेत्र 5% और औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि ब्लीचिंग, कॉटन फैक्ट्रियों द्वारा 10% का हिस्सा रखते हैं। ध्वनि प्रदूषण, मनुष्य का कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। इससे ऊपर की ध्वनि जो कि हानिकारक प्रभाव शो करती है, जो कि उद्योगों के शोर, पत्थरों के काटने, तेज चिल्लाने, वाहनों के शोर आदि से उत्पन्न होती है, वह ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों की बात करें तो मानव पर शारीरिक प्रभाव तो पड़ता ही है, जैसे कि हृदय, मस्तिष्क, यकृत की हानि अर्थात तंत्रिका तंत्र भी खराब होने का खतरा बना रहता है। और समुद्री ध्वनि प्रदूषण में यह व्हेल मछली पर काफी अधिक प्रभाव डालता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण वनस्पतियों पर भी काफी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बिल्डिंग अर्थात कंस्ट्रक्शन में क्रैक देखने को मिलते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता में 70 डेसिबल से कम आवाज की स्तर मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, परंतु 85 से अधिक आवाज अगर लगातार 8 घंटे तक सुनी जाए तो मनुष्य की श्रवण क्षमता अर्थात सुनने की क्षमता में कमी देखी जा सकती है। कार्य क्षमता में कमी, एकाग्रता में कमी इसके प्रभावों के रूप में देखा जा सकता है। और ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों के लिए अलग कानून नहीं है। यह वायु प्रदूषण की श्रेणी में अर्थात वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में सन 1987
संशोधन करते हुए इसमें ध्वनि प्रदूषकों को भी वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अधीन भी ध्वनि प्रदूषकों सहित वायु एवं जल प्रदूषकों को अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण अर्थात विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम नियम 2000 द्वारा पारित किया गया। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं और आपराधिक श्रेणी में मानते हुए इसको भारतीय दंड संहिता आईपीसी पैनल द्वारा धारा 268 और धारा 290 का प्रयोग करते हुए किया जाए और पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया कि वह त्योहारों और उत्सवों और गलियों में बजने वाले संगीत की तीव्रता के स्तर को नियंत्रित कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण के उपायों पर चर्चा करें तो ये 4 प्रकार से हम देख सकते हैं। स्रोत पर नियंत्रण के आधार पर, ये जो कि ऑटोमोबाइल पर का उचित रखरखाव, मशीन का रखरखाव, घरेलू सेक्टर में ध्वनि स्तर में कमी करना, धीरे बात करना, स्नेह का प्रयोग करना और शोर अवरोधक पदार्थों का प्रयोग करना। दूसरा है संचार मार्ग पर नियंत्रण, जिसमें अवरोधक का प्रयोग करना, पौधे लगा पैनलों और बाड़ों का प्रयोग करना, छोटी सड़क पर बड़े वाहनों का प्रवेश निषेध करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक प्रयोग करना। तीसरा है रिसीवर का नियंत्रण, जो कि जैसे कि मफलर, हेलमेट का प्रयोग करना, ट्रैफिक कर्मियों के कानों में ध्वनि अवरोधक यंत्रों का प्रयोग करना, शांत क्षेत्रों से दूर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का निर्माण करना। और अन्य में देखें तो समुद्री ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, जागरूकता और शिक्षा, ध्वनि प्रदूषण और करने वालों पर कार्यवाहक लाउड स्पीकर, हॉर्न आदि के गलत प्रयोग पर रोक लगाना।